Dear students, today we will talk about phasor diagrams. So this is the introduction of phasor diagrams. What is phasor diagram? It is the representation of voltage current relationship in AC circuit. Okay, मतलब ये वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप को AC सर्किट में रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मतलब फेजर डायग्राम को यूज़ करके हम किसी भी AC सर्किट में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है फेजर डायग्राम मेथड. तो हम यहाँ पे दोनों मेथड देखेंगे. तो फेजर क्या होता है? व्हाट इज़ फेजर? फेजर इट इज़ अ वेक्टर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट द ऑरिजिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, फेजर क्या है? फेजर बेसिकली एक वेक्टर है विच इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट द ऑरिजिन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये ओमेगा से रोटेट कर सकता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकता है. ठीक है, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये इसका क्या है? फेजर डायग्राम है. ये क्या है? फेजर. और ये क्या है? ग्राफिकल. ये आपका कौन सा वाला? ये ग्राफिकल. अब देखो जैसे स्टार्टिंग में हम ले लें, ये जैसे अभी जीरो पे है, ये रेफरेंस मान लेते हैं. अब ये जीरो से 30 डिग्री यानी ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वो ये यहाँ इसने मूव किया थीटा डिग्री पे. ठीक है, तो देखो जीरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये पॉइंट जीरो है. फिर इसने क्या किया? ये यहाँ से मूव करके थीटा 30 डिग्री पे पहुँचा और इसके 30 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है. ऐसे ही फिर ये आगे मूव करके 60 पे पहुँचा, मतलब ये इस तरीके रोटेट कर रहा है ओमेगा टी. थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है. ऐसे ही जब ये 60 पे पहुंचा तो 60 करस्पॉन्डिंग ये लाइन हो गई, 90 पे पहुंचा तो 90 करस्पॉन्डिंग ये लाइन हो गई, और फिर ये दोबारा जब रिवर्ट बैक आ रहा है तो 120 तो यहाँ पे आया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन आई, फिर ये लाइन आई, फिर ये लाइन फिर से आ गई. जब ये 180 पे आया तो ये लाइन फिर से आ गई. ठीक, ऐसे ही 210 पे आया तो ये लाइन हो गई 2140, मतलब 30 डिग्री का टाइम इंटरवल ले रहे हैं यहाँ पे. ऐसे ही 270 पे आया तो 270 के करस्पॉन्डिंग ये लाइन आ गई, फिर 300 के, फिर 330, फिर ये 360. ठीक है, तो इस तरीके जब ये पूरा एक 360 का एंगल रोटेट कर जाएगा तो यहाँ से हमें ये इसका एक कर्व मिल जाएगा. ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल मेथड है और ये इसका फेजर. ये वाला आपका ग्राफिकल है और ये वाला आपका फेजर है. ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी. मतलब हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक आपने ले लिया तो आपको ये कर्व आपको मिल गया है यहाँ पे. ठीक, अब देखो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका साइनोसॉइडल वेराइंग क्वांटिटी है. साइनोसॉइडल वेराइंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जैसे ये v इंस्टेंटेनियस, जैसे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनोसॉइडल वेराइंग क्वांटिटी को. v इंस्टेंटेनियस जो v है वो v इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे कि साइन ओमेगा टी अभी आपका साइन 30 था, फिर आपका ये 60 हुआ, फिर 90 हुआ. ठीक है, तो हर एक इंस्टेंट पे इसकी क्या वैल्यू है. ऐसे ही मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ वेक्टर, तो जो लेंथ है वो आपकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. जैसे वी एम है, ठीक है, वी एम, तो वी एम क्या है? ये पीक वैल्यू है. अब करंट वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन फॉर रजिस्टर सर्किट. अब ये देखो, तो ये फेजर डायग्राम एक तरफ बना हुआ, दूसरी तरफ आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो फेजर डायग्राम में ये देखिए, आपको पता है आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन आर होता है, यानी कि v जो है वो बड़ा होता है और i जो है आपका छोटा होता है. ठीक है, तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, यानी कि v की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, i की लेंथ क्या होगी? कम होगी. और आपने v और i का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है, तो v आपका ऊपर था, i आपका नीचे था.
ठीक है, क्यों था उसका भी रीज़न आई इक्वल टू वी एम अपॉन आर था। ठीक है, तो ये जैसे ओमेगा टी वन है, तो ये आपका अगर आई है और ये भी आपको पता है दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। जब ए वी जीरो है तो आई भी जीरो है, वी जब मैक पीक पे है तो आई भी पीक पे है, वी जब जीरो है तो आई जीरो हुआ, वी जब निगेटिव है तो आई भी निगेटिव है, वी फिर जीरो हुआ तो आई भी जीरो हुआ। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है, फेज सेम है इनकी। तो फेज सेम होने से ये एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं। फेजर डायग्राम में देखिए तो आई का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, वी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, और आई जो है आपका, ये देखो आई एम साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये वाला आपका आई एम साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा टी वन मान लो ओमेगा टी वन है। ऐसे ही ये वी वाला, वी के करस्पॉन्डिंग आपका ये है वी एम साइन ओमेगा टी वन। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, और इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ये वाली। जैसे ओमेगा टी वन है तो ओमेगा टी वन पे ही आप देख लो आई की वैल्यू और वी की वैल्यू, वी की वैल्यू थोड़ी ग्रेटर है, आई की वैल्यू थोड़ी कम है, तो वी का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द आई वेक्टर। ठीक है, आई वेक्टर बेसिकली फेजर को वेक्टर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको वेक्टर बोल रहे हैं, बात समझिएगा। तो वी वेक्टर एंड आई वेक्टर आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर सिंस बोथ आर इन फेज, क्योंकि दोनों के दोनों सेम फेज में, इसीलिए वी वेक्टर और आई वेक्टर क्या हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। बस समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडक्टिव एसी सर्किट की। ठीक है, तो इंडक्टिव एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट क्या है, तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अब इसमें क्या हुआ, इंडक्टर पे एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो आप ये देखो, इसमें एक इंडक्टर में लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, और एक जो है आपका इसमें जो वोल्टेज है वो आपका एसी वोल्टेज अप्लाई हुआ है। ये इस तरीके इसका सिंबल होता है, और ये आपका इंडक्टर का सिंबल होता है। तो सोर्स वोल्टेज, ये वी क्या है, वी सोर्स वोल्टेज है। तो सोर्स वोल्टेज की का फार्मूला क्या है, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी वोल्टेज है। इंडक्टर हैज़ अ इंडक्टेंस एल, there will be two EMF, one is the source voltage V and other is the self induced EMF E। आप ये देखो, जब यहाँ से करंट, इसमें यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो एक करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने से इंडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा, या इंड्यूस करंट जनरेट होगी वो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी ड्यू टू लेंस लॉ। ठीक है, तो इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो V प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो, ये तो आपको पता ही है, V प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जितना ये है उतना ही वो, ये क्या करेगा, इसको जीरो करने की कोशिश करेगा, तो V प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो। ई क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन L, मतलब इंडक्टर में जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है वो ज़ीरो है। और ई इक्वल टू आपको पता ही है, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता ही है। वी इक्वल ठीक है, तो ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, और वी की जगह लिख देंगे वी एम साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी हो गया इक्वल टू डी आई। अब डी आई क्या हो गया, जीरो टू आई। ठीक है, डी आई क्या हो गया, जीरो टू आई, और ये वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल। ठीक है, एल इंटू डी टी, तो आई इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इधर आपका वी एम अपॉन एल आ जाएगा, और फिर इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और अपॉन ओमेगा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस वी एम, आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा एल। ठीक है, तो वी एम अपॉन ओमेगा एल आपका हो गया आई एम।
ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें आई, क्योंकि वी जो है आपका वी साइन के फॉर्म में है, तो आई को भी हमें साइन के ही टर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई में क्योंकि कॉस का टर्म आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो जैसे कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट कॉस ओमेगा टी एज साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट विद द माइनस साइन, माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा साइन, बिकॉज यू नो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो वी कैन राइट आई इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, वी एम अपॉन ओमेगा एल विल बी आई एम, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो आपके पास नाउ यू हैव these two equations, v is equal to vm sin omega t and I is equal to im sin omega t minus pi by 2. So v and I are out of phase with angle pi by 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ फेज हो गए पाई बाय 2 एंगल से। क्लियर है बात। एंड ओमेगा एल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओमेगा एल क्या है, इट इज टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल क्या, इट इज टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। So resistance associated with a pure inductive AC circuit। ठीक है, तो ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल जो है इट इज़ टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट डिनोटेड बाय एक्सएल। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एसआई यूनिट क्या है, ओम। और इसका डायग्राम देख सकते हैं, तो इसका डायग्राम जो है आपका ये है। तो देखो इसमें पहले क्या है, पहले आप इसको ऐसा करो, पहले आप जो है इसमें v जो है, v को आप बना लो। ठीक है, आपने ऐसे v को बना लिया। अब v को बना लिया तो यहाँ पे जैसे पाई बाय 2 होता है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पाई बाय 2 होता है, तो i को जो है यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, i को जो है आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, और फिर आप इसको ऐसे पीछे यहाँ पे ऐसे ले आओ। तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब जो v है वो आगे है, i जो है वो पीछे है। मतलब v ने पहले चलना शुरू कर दिया, i ने बाद में चलना शुरू किया। बात समझ में आ गई। मतलब v जो भी वैल्यू पे पहुंचेगा, i पाई बाय 2 उससे बिहाइंड रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज एंड करंट्स आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2, करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये याद रखिए, करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। एवरेज करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एवरेज करंट जो है कंप्लीट साइकिल पे जीरो होगी। एवरेज वोल्टेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, और एवरेज वोल्टेज भी कंप्लीट साइकिल पे जीरो होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।